चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में एक्चुअली हम सिर्फ आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उन चीज़ों को ही हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम बताएंगे कि एक प्रेजेंटेशन की आउटलाइन क्या होती है और कैसे होनी चाहिए, स्लाइड का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्लाइड में जो कंटेंट हम लिखते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में उसके फॉन्ट्स और स्टाइल्स, ये सब चीज़ें कैसे होनी चाहिए, और कलर के लिए क्या हमें चीजें ध्यान रखनी है, स्लाइड के बैकग्राउंड को लेकर के क्या बातें ध्यान में रखनी है, ग्राफ्स को लेकर के, स्पेलिंग एंड ग्रामर को लेके, कंक्लूजन और क्वेश्चनर को लेके। क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये किसी भी प्रेजेंटेशन का पार्ट होती हैं। तो इन सब चीजों पे हमें ध्यान रखना होता है, तभी हम इन सब बातों को अच्छे से ध्यान रखते हुए ही एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आउटलाइन की। आउटलाइन एक तरीके से जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है, जैसे आप बनाते हैं, उसकी ब्रीफिंग होता है। जैसे किसी भी एसे में जब हम लिखते हैं, इंग्लिश में जब हम एसे लिखते हैं तो हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, हिंदी में जब हम निबंध लिखते हैं तो प्रस्तावना लिखते हैं। तो वो इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना क्या होता है, वो उस एसे की ब्रीफिंग होती है कि आप किस चीज के बारे में आगे लिखने जा रहे हैं। माने अगर किसी फेस्टिवल के बारे में हम लिखने जा रहे हैं, कि सपोज हम लिखने जा रहे हैं दीपावली के बारे में या होली के बारे में, तो वे स्टार्ट कि भाई हम जिस देश में रहते हैं, मतलब हमारे देश का नाम भारत है, हम जिस देश में रहते हैं, कास्ट और क्रीड के अनुसार वहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, और इंडिया में नंबर ऑफ फेस्टिवल्स हैं जो टाइम टू टाइम हर कास्ट के लोग जो हैं रिलीजन वाइज, रीजन वाइज सेलिब्रेट करते हैं। पर कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो किसी भी रिलीजन को बिलोंग नहीं करते, सभी धर्म के लोग उन्हें बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, और दीपावली भी उन्हीं में से एक है। सपोज या आपने लिख दिया भाई भारत त्योहारों का देश है, यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है, दीपावली भी उनमें से एक है। तो आप स्टार्टिंग जब प्रस्तावना लिखते हो या इंट्रोडक्शन लिखते हो, तो उस इंट्रोडक्शन को पढ़ने पर, जो आपका इंट्रोडक्शन पढ़ रहा है वो, उसको पढ़ने पर यह अनुमान लग जाता है कि आगे जो पूरा लिटरेचर आपने लिखा है, चाहे आपने 2 पेजेस का ऐसे लिखा हो या 20 पेजेस का ऐसे लिखा हो, वो पूरा किस बारे में है। तो एक आउटलाइन होती है। ऐसे ही जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो प्रेजेंटेशन में आप कुछ चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें आप डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपकी प्रेजेंटेशन की आउटलाइन कहलाती है। जैसे अभी अभी आपने देखा कि हमने इससे पहले जो अपनी स्लाइड रन की थी, तो हमने भी आपको ये बताया, आपने देखा होगा कि जब हम तो पहले ही हमने आपको बताया कि इस प्रेजेंटेशन में हम कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो किसी भी प्रेजेंटेशन में, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे ही आप उसे स्टार्ट करें, सबसे पहले अपनी प्रेजेंटेशन की आउटलाइन दे दें कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में किन किन पॉइंट्स को, किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे क्या होता है कि देखिए, प्रेजेंटेशन जो है ये एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ रिलेटेड है। अगर आप पहले से ही बता दें कि किस चीज पर आप बात करने जा रहे हैं, तो अगर उस चीज से रिलेटेड हमारे कोई पॉइंट्स हैं, और एज अ टीम मेंबर अगर हम भी उस मीटिंग में हैं, तो हम भी अपने उन पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे कि हाँ, डिस्कशन में ये पॉइंट्स लाने हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि जब आप कोई प्रेजेंटेशन दें, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि उनमें मेनली कौन कौन सी बातें डिस्कस होने वाली हैं, उनकी ब्रीफिंग आप पहले कर दें। फॉलो द ऑर्डर ऑफ योर आउटलाइन फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। और आउटलाइन में आपको जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं, जिस सीक्वेंस में, जिस क्रम में आपने पॉइंट्स लिखे हैं, उसी ऑर्डर को आपको फॉलो भी करना चाहिए। ये नहीं कि लिखा तो आपने पहले ये था कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, मैंने फर्स्ट नंबर पे पहले बोला ये डिस्कस करेंगे, सेकंड नंबर पे कुछ और था, ये डिस्कस करेंगे, थर्ड नंबर पे ये डिस्कस करेंगे। लेकिन जब डिस्कस करने बैठे, आपने अपना टॉपिक स्टार्ट किया, तो इस बात को आप भूल गए और आपने पहले थर्ड पॉइंट को डिस्कस कर लिया। इस तरीके की चीजें जब होती हैं, तो ऑडियंस का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है आपको सुनने में। अभी स्कूल्स में आपके फंक्शंस होते हैं, और जैसे ही आपके गार्जियंस स्कूल में जब जाते थे, एनुअल फंक्शन वगैरह होता है, तो आपको पता होगा कि स्कूल में भी एक वो मिल जाता है, एक पेपर मिल जाता है गार्जियंस को, जिसमें उन्हें ये पता रहता है कि किस किस सीक्वेंस में कौन से प्रोग्राम होने वाले हैं। वो भी आपके जो फंक्शन है उसकी आउटलाइन है। तो गार्जियंस को भी पता है भाई, जिनका बच्चा जिस प्रोग्राम में होता है, वो देख लेते हैं कि हाँ भाई 7वें नंबर पे होगा, अच्छा पहले नंबर पे होगा, अच्छा 5वें नंबर पे होगा, और तसल्ली से बैठ जाते हैं कि भाई इस नंबर तक तो हमें भी वेट करना है, हमारा जो भी बच्चा है उसका प्रोग्राम इस नंबर पे होना है। तो ये एक तरीके की गाइडेंस का काम करता है। अब कोई प्रोग्राम होना था और उसमें सबसे पहले लिखा था कि सबसे पहले जो है क्या नाम है, चीफ गेस्ट आएंगे, फिर उनका कॉर्डियल जो है पूरा उनको सारा वो दिया विया जलाएंगे, सब होगा, पूरा उनको दिया जाएगा, ऑनर किया जाएगा,
उसके बाद वो स्पीच देंगे और उसके बाद सरस्वती वंदना शुरू होगी। ऐसे करके मान लीजिए सीक्वेंस दिए गए थे कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही आपके चीफ गेस्ट आए और सरस्वती वंदना शुरू हो गई, तो आपने देखा आपका दिमाग सेट हो चुका था इस चीज के लिए कि चौथे नंबर पे सरस्वती वंदना होनी है। लेकिन वो प्रेयर जो है पहले ही स्टार्ट हो गई, तो आपका उस जो लिस्ट आपको मिली थी उस लिस्ट पर से आपका विश्वास खत्म हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा आप उस लिस्ट को देखेंगे नहीं, प्लस आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज इन द सेंस कि आप समझेंगे कि भाई जो लिस्ट में लिखा गया था उसके अनुसार तो हायरार्की को, सीक्वेंस को फॉलो ही नहीं किया गया। तो अगर फॉलो नहीं किया गया तो पता नहीं, अगर पहले नंबर पे ये प्रोग्राम दिया है तो ऐसा तो नहीं कि पहले के नंबर पे कुछ और आ जाए इसकी जगह। तो एक अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये हमें नहीं करना होता है। जब भी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर हमने पॉइंट्स बताए कि भाई हम ये डिस्कस करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो जिस सीक्वेंस में हमने बोला है कि हम डिस्कशन करेंगे, हमें वही सीक्वेंस जो है मेंटेन भी रखना होता है। ओनली प्लेस मेन पॉइंट्स ऑन द आउटलाइन स्लाइड। आउटलाइन स्लाइड में आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता। जैसे अभी बार बार हम ये वर्ड बोल रहे हैं कि आउटलाइन स्लाइड में आपको ब्रीफिंग करनी होती है। कोई चैप्टर भी जब आप पढ़ते हैं और एक अच्छे पब्लिकेशन की बुक आप पढ़ रहे हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें शुरू में ही लिखा होता है कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, और लिखा होता है कि चैप्टर को खत्म करने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे। तो उसमें भी शुरू में क्रम लिखा होता है कि पहले ये टॉपिक होगा, फिर इसके सब टॉपिक होंगे, फिर ये सब टॉपिक होगा। तो ऐसे पढ़ने से क्या होता है कि आपको अनुमान रखता है। तो वहां पर डिटेलिंग नहीं होती है, बस हेडिंग का नाम लिखा होता है कि भाई ये चीज आप सीखेंगे। अब वो कैसे होगा वो तो आगे डिटेलिंग होगी। तो इसीलिए जब आप आउटलाइन बना रहे हैं तो आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखने हैं, वो भी बहुत संक्षिप्त में, समरी में, ना कि आप बहुत ज्यादा डिटेलिंग करें। स्लाइड के स्ट्रक्चर को लेकर के हम बहुत ज्यादा मतलब अलर्ट नहीं रहते हैं या बहुत केयरफुल नहीं होते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमें स्लाइड स्ट्रक्चर के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं होता, नॉलेज ही नहीं होती है। लेकिन एक अच्छा स्लाइड स्ट्रक्चर आपकी प्रेजेंटेशन को एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है, इन्फ्लुएंसिव बनाता है, और इन्फ्लुएंसिव प्रेजेंटेशन देने की वजह से आप जो है आप मतलब कंपनी में डिमांड में रहते हैं और सभी लोग आपको इस बात के लिए प्रेज भी करते हैं और आगे ये प्रोजेक्ट्स आपको ही मिलते रहते हैं। अच्छे स्लाइड स्ट्रक्चर की क्या पहचान है? पहली पहचान है कि यूज 1 to 2 स्लाइड्स पर मिनट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप प्रेजेंटेशन को ऑटोमेटिक बना रहे हैं, ऑटोमेटिक का मतलब आपने ये पहले ही निर्णय कर लिया कि एक स्लाइड इतनी देर स्क्रीन पर रुकेगी, इसके बाद दूसरी स्लाइड आएगी, और एक निश्चित समय के हिसाब से स्लाइड बाय स्लाइड आती रहेगी। तो अगर आप टाइमिंग फिक्स कर रहे हैं तो 1 मिनट में 1 से 2 स्लाइड्स ही लगाएं। ना तो ऐसा करें कि 1 मिनट के अंदर आप 15 स्लाइड चला दें, क्योंकि आपको पता है कि 15 स्लाइड अगर चलानी है तो 60 मिनट्स में, तो भाई ऐसा है कि एक एक 15-15 सेकंड दे देते हैं, सॉरी 4-4 सेकंड दे देते हैं एक स्लाइड को। तो इतना जल्दी 4 सेकंड में स्लाइड कब आएगी कब जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो स्लाइड की टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है 1 से 2 स्लाइड अपनी प्रेजेंटेशन में रखिए। ना तो स्लाइड्स भगाइए कि 4-4 5-5 सेकंड का टाइम दिया और स्लाइड्स भाग रही हैं, पढ़ने वाले उस चीज को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं जो आपने इतनी मेहनत से लिखा, तो भी कोई फायदा नहीं है। और ना ही आप इतना देर लगा दीजिए कि एक स्लाइड को आप 1-1.5 मिनट तक चला रहे हैं। अगर वाकई में उसको चलाने के लिए 1-1.5 मिनट की जरूरत है, इतना लिखा है कि 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा, तब तो आप टाइम दीजिए। लेकिन अगर आपने ज्यादा टाइम दे दिया और आपकी मान लीजिए जब ये 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं, इन 4 पॉइंट्स को पढ़ने में हमें ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगेगा? शायद मुश्किल से 20-25 सेकंड लगेंगे, शायद। लेकिन अगर किसी को बहुत समय भी लग रहा है तो चलिए 30 सेकंड 40 सेकंड लगेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। आप 1.5 मिनट तक अगर ये स्लाइड स्क्रीन पे रुकी रहे और कोई बोल ही नहीं रहा है और बस एक मतलब टाइम फिक्स है, तो जैसे ही आप कंटेंट्स को पढ़ पाएंगे, आपने तो 20-25 सेकंड में पढ़ लिया, तो फिर क्या है, अब आपका दिमाग इधर उधर दौड़ना शुरू हो जाएगा। और जब दिमाग इधर उधर दौड़ेगा तो आपका ध्यान किसी भी चीज पे जा सकता है। माने प्रेजेंटेशन से हटके आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया और कहीं भी और चला गया। अब वापस प्रेजेंटेशन पे आने में आपको समय लगेगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है, हम बटन्स की तरह काम नहीं कर सकते कि ऑन किया तो इधर ध्यान लगा दें, ऑफ किया तो कहीं और ध्यान चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम नहीं चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन इतनी बोरिंग हो जाए कि प्रेजेंटेशन देखते समय, स्लाइड देखते समय निकल जाए, लोग पढ़ भी लें पर समय अभी चल ही रहा है और एक स्लाइड स्क्रीन पे काफी लंबे समय तक रुकी रहे। तो एक स्लाइड की टाइमिंग जो होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके स्लाइड में कंटेंट्स क्या हैं और कितने हैं। ना तो इतनी तेज चले कि पढ़ ही ना पाए और कंटेंट चला जाए, ना इतना स्लो हो कि पढ़ने के बाद हम एक झपकी भी ले लें और कंटेंट हमारा तब भी वही रहे। तो दोनों चीजों का ध्यान रखना है।
दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें स्लाइड में ध्यान रखनी होती है कि जो भी कंटेंट हम लिख रहे हैं, अगर टेक्स्ट लिखना है तो उसे पैराग्राफ के फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। पैराग्राफ की जगह किस फॉर्म में लिखना चाहिए? पॉइंट्स के फॉर्म में। ठीक है, हर बात को आप पॉइंट्स के फॉर्म में कहें, चाहे भले ही वो पैराग्राफ था लेकिन पॉइंट बना दीजिए उसके। पॉइंट बनाने से क्या फायदा होता है कि एक तो जल्दी जल्दी इंसान पढ़ लेता है, दूसरी बात ये होती है कि वो पॉइंट्स उसे ज्यादा देर तक दिमाग में रहते हैं, और तीसरी चीज ये होती है कि पॉइंट्स में लिखी हुई चीजों को आसानी से समझा जाता है। अब पॉइंट्स भी अगर आप रख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक स्लाइड में आप 15, 20, 25 पॉइंट्स डाल दें। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 4 पॉइंट्स है, हमें ज्यादा से ज्यादा जगह मिल रही है 2 पॉइंट्स, और 5 या 6 पॉइंट्स एक स्लाइड में रख सकते थे। हालांकि अगर पॉइंट्स ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए हमें 20 पॉइंट्स ऐसे लिखने थे तो हम 20 पॉइंट्स लिख सकते थे, फॉन्ट का साइज छोटा कर देते हैं। लेकिन इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि जब एक स्लाइड चलती है और स्लाइड शो में स्लाइड के कंटेंट्स आते हैं और वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस समय पर प्रेजेंटेशन का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, लोगों का पढ़ने में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और आपने तो इतनी मेहनत की लिख लिखा के, लेकिन अगर लोग उसे पढ़ ही नहीं रहे, वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे, 20 पॉइंट कौन पढ़ेगा? तो इसलिए ऐसे केस में आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। तो आप उतने ही पॉइंट्स रखें जितने की एक बहुत थोड़ी ड्यूरेशन में स्क्रीन पर रहें, और उसके बाद भले ही अगर मान लीजिए आपको 20 पॉइंट्स लिखने थे और आप एक स्लाइड में 5 पॉइंट्स रख रहे हैं, तो आप 4 स्लाइड्स बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट्स तो हर बार डिफरेंट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही स्लाइड में 20 पॉइंट्स रखने पर हमें ये नुकसान होता है कि लोग ज्यादा देर तक उस डेटा को नहीं देखते हैं, ना देखते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद सुनना भी बंद कर देते हैं, सुनते भी नहीं है। तो आप अगर मेहनत करके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कि आपने प्रेजेंटेशन बनाई है और लोग उसे देखे ही ना, आपकी बात को सुने ही ना, तो वो बेकार हो जाता है। नेक्स्ट जो ध्यान रखने वाली चीज है एक अच्छे स्लाइड में, वो ये कि वर्डीनेस को अवॉइड करना चाहिए। वर्डीनेस का मतलब ये, देखिए वैसे तो पैराग्राफ में लिखने की जरूरत पड़े तो पैराग्राफ में पावर पॉइंट में भी लिखा जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ कोशिश की जाती है कि ज्यादा शब्दों को आप यूज ना करें। ज्यादा शब्द अगर आप यूज करते हैं तो वो ना केवल डेटा को लेंदी बनाते हैं, लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। उसकी जगह में अगर छोटे वर्ड्स, कम शब्द इस्तेमाल करें, छोटे का मतलब कम शब्द इस्तेमाल करें, या कीवर्ड्स या फ्रेजेस यूज करें, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे कोई भी मुहावरा आप पढ़ते हैं तो आपको पता है कि मुहावरा तो 3 या 4 शब्दों का होता है, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो लंबा हो सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी पंच लाइन, जिसको हम बोलते हैं ना, कम वर्ड्स में कुछ ऐसा लिखिए कि लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो वर्डीनेस को अवॉइड करना है। ज्यादा वर्ड्स अगर आप प्रेजेंटेशन में डाल देते हैं, स्लाइड में डाल देते हैं, तो लोग उसे पढ़ते तो नहीं है। वो भले ही कितना ही बोले हाँ हाँ पढ़ लिया, बिल्कुल ही जिसकी मजबूरी होगी वो पढ़ेगा, अदरवाइज ज्यादा टेक्स्ट को कोई नहीं पढ़ना चाहता। तो आपको ज्यादा टेक्स्ट को अवॉइड भी करना है। इसकी जगह पर आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कीजिए जो लोगों को सुनने में डिफरेंट भी लगे और आपको चीज अच्छी भी लगे, काम भी आसानी से हो जाए। अब देखिए, ये खराब स्लाइड स्ट्रक्चर की पहचान है। बिल्कुल पिछली स्लाइड जैसी ही ये स्लाइड है, लेकिन आपने देखा, अब अगर आप बताएं, देखिए ये पिछली स्लाइड थी और ये अगली स्लाइड है, आप बताएं देखने में कौन सी आपको अच्छी लग रही है? मैम पहले वाली। पहले ही वाली अच्छी लगेगी, क्योंकि वहां जो पॉइंट्स में चीजें लिखी हैं वो हमारी स्लाइड को नीट एंड क्लीन बना रही हैं। जबकि ये स्लाइड में उन्हीं पॉइंट्स को एक पैराग्राफ में लिख दिया तो वो देखने में काफी ज्यादा लग रहा है, हौच पौच लग रहा है, और पढ़ने से पहले ही पढ़ने की इच्छा खत्म कर दे रहा है। तो यहाँ बताया भी गया है कि दिस पेज कंटेन्स टू मेनी वर्ड्स फॉर अ स्लाइड। एक स्लाइड में इतने ज्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। यहाँ पर अगर लिखना भी है तो पॉइंट फॉर्म में लिखिए, मगर यहाँ पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इट मेक्स डिफिकल्ट बोथ फॉर योर ऑडियंस टू रीड। इसमें लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगी और आपको हर पॉइंट को प्रेजेंट करने में प्रॉब्लम होगी। जबकि उतने ही पॉइंट, समझिए लगभग उतने ही पॉइंट यहाँ भी लिखे हैं जितने पिछली स्लाइड में थे, लेकिन यहाँ पर देखने में ये डेटा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो इसलिए देखिए, प्रेजेंटेशन में पॉइंट्स में लिखने से पहला फायदा तो ये, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग आपकी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, वो आसानी से चीजों को पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ने में कोई कॉम्प्लिकेशन फील नहीं होती। और आपके लिए जो प्रेजेंटेशन दे रहा है उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि देखिए प्रेजेंटेशन बनाते समय एक प्रेजेंटेशन कितनी भी स्लाइड्स की हो सकती है। अब 2, 4, 6, 10 स्लाइड की है तो चलिए शायद हम उसका डेटा रट लें, हमसे कहा जाए कि बिल्कुल रिहर्सल कर लीजिए 10-10 बार, और रिहर्सल की जाती है प्रेजेंटेशन देने से पहले, तो ये कहा गया बिल्कुल रट लीजिए एक एक चीज, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, रट लेंगे हम भी। अब स्लाइड का डेटा हमने रट लिया, फिर भी हमारे दिमाग में एक चीज थी कि अगर मान लीजिए हम भूल जाएं, सपोज बीच से कोई पॉइंट हम भूल जाएं, तो हम इतने बड़े डेटा में ढूंढते ही रह जाएंगे।
और अगर हमने प्रेजेंटेशन देते समय मान लीजिए कह दिया कि इतना अच्छा अच्छा चाहिए, अच्छा ये बताना है, ठीक है चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये बहुत पढ़ने में दिक्कत नहीं है, मगर ये लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम कर रहा है, प्रेजेंटेशन ईच पॉइंट प्रेजेंट करने में दिक्कत कर रहा है। माने किसी प्रेजेंटेशन को चलाते समय यदि भूलने की वजह से हम वो चीज आपको यहाँ से लिखी हुई चीजों को पढ़ के और तब बताएं, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि मैडम ने प्रेजेंटेशन अच्छे से प्रिपेयर नहीं करी है। तो उस समय पर हमारी चोरी पकड़ी जाएगी कि हम ये चीज भूल गए थे, ये पॉइंट हम भूल गए और हम वापस स्लाइड में देख रहे हैं और तब हम बता रहे हैं। तो ये चीज अलाउड नहीं होती है। प्रेजेंटेशन में जो भी डेटा होता है वो आपके लिए कुछ ऐसे ही होना चाहिए कि आपको उसे याद नहीं करना, और याद करेंगे जो भी करें भूलना नहीं। तो अगर ये चीज पॉइंट्स में लिखी होती जैसे यहाँ लिखी है तो हमें बहुत मेहनत ना करनी पड़ती। एक बार प्रेजेंटेशन देते समय अगर हम नजर घुमा के भी स्लाइड में देख लेते तो ये तो अंदाजा लगता है अच्छा 2 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, तीसरा ये डिस्कस करना है। तो ये आसानी से पकड़ा जा सकता है, पैराग्राफ में ऐसे आसानी से आप नहीं पकड़ सकते इन शॉर्ट। और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी कि पहले तो लोग आपकी चीजें पढ़ेंगे नहीं, कहेंगे इतना कौन पढ़ेगा भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। चलिए कोई एक व्यक्ति यदि हिम्मत करके कहता है ठीक है पढ़ भी लेंगे, तो पढ़ते समय उसका पूरा ध्यान आपके कंटेंट पर है और इस समय उसका पूरा ध्यान आपके ऊपर से हट चुका है। मतलब आप जो प्रेजेंटेशन दे रहा था उसके ऊपर से वो क्या बोल रहा है क्या कह रहा है वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, वो सिर्फ पूरा दिमाग अपना लगाए हुए पढ़ने में। तो ये दोनों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वही बताया गया है कि योर ऑडियंस विल स्पेंड टू मच टाइम ट्राइंग टू रीड दिस पैराग्राफ। ऑडियंस जो लोग मीटिंग में हैं, कॉन्फ्रेंस में है, सेमिनार में है, प्रेजेंटेशन में है, तो जो लोग प्रेजेंटेशन में हैं वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय इस पैराग्राफ को पढ़ने में लगा देंगे, ना कि आपको सुनने में, जबकि ऑब्जेक्टिव आपका ये था कि लोग आपको सुने। तो इस तरह से स्लाइड स्ट्रक्चर को ध्यान में रखा जाता है। और क्या बात ध्यान रखनी है, शो 1 पॉइंट एट अ टाइम, एक बार में एक पॉइंट ही दिखाएं। देखिए हम आपको बता भी चुके हैं कि प्रेजेंटेशन में जब आप इफेक्ट्स देते हैं एनिमेशन के तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि जैसे ही एनिमेट हो जाए एक पॉइंट तो उसके बाद आप उसे छुपा सकते हैं, किसी दूसरे कलर में बदल सकते हैं, है ना, या नेक्स्ट क्लिक करने पर गायब हो, ऐसे बहुत से इफेक्ट्स आप दे सकते हैं। तो उससे आपको क्या फायदा मिलता है यदि आप एक बार में एक पॉइंट दिखाते हैं। एक बार में एक पॉइंट दिखाने से ऑडियंस आपकी कही हुई बात पर कंसंट्रेट करेगा और जो आप कह रहे हैं उसे सुनेगा। क्योंकि अगर एक साथ मान लीजिए 5 पॉइंट्स आ रहे हैं, 5 पॉइंट्स लिखे और 5 एक साथ आ रहे हैं, तो नुकसान ये है कि अगर हम आपसे कह भी दें, मान लीजिए हम अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंटेशन बनाए हैं और हम कह भी दें कि भाई पहला पॉइंट ही पढ़ना, बाकी कुछ आप मत पढ़िएगा, अभी पहला ही पढ़िए, तो आप चाहें या ना चाहें आपका ध्यान बाकी के डेटा पे जरूर जाएगा, आप कोशिश भी करेंगे उसे पढ़ने की। भले ही हमने शुरू में कह दिया था कि देखिए स्लाइड्स में आगे का डेटा मत पढ़िए, केवल बस जो आ रहा है वही पढ़िए, लेकिन फिर भी ये बहुत ही मतलब कॉमन नेचर होता है ह्यूमन का कि किसी चीज को मना किया जाए तो वो काम तो जरूर करेंगे। तो इसलिए जो है ऐसे समय पर कंसंट्रेशन जो है वो पूरा का पूरा ऑडियंस का आपके ऊपर ही रहेगा। अगर आप एक पॉइंट बता रहे हैं और वो एक ही पॉइंट को पढ़ रहे हैं और फटाक से उसे सुन भी ले रहे हैं। दूसरा क्या फायदा होता है, इट विल प्रिवेंट ऑडियंस फ्रॉम रीडिंग अहेड। हम नहीं चाहते हमारे लिखे पॉइंट एक बार में सब पढ़ लें, जैसे जैसे हम बात करते रहे वैसे वैसे हमें पॉइंट दिखते रहे। तो इसीलिए लोगों को आगे पढ़ने से अवॉइड कराने के लिए, बचाने के लिए भी हम एक बार में एक पॉइंट रखते हैं। इट विल हेल्प यू कीप योर प्रेजेंटेशन फोकस्ड, और जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी प्रेजेंटेशन फोकस्ड रहेगी क्योंकि आपका पूरा ध्यान इन दो चीजों पर रहेगा और आपकी प्रेजेंटेशन फोकस्ड हो जाएगी और आपका काम जो है बढ़िया तरीके से आप प्रेजेंटेशन बना लेंगे। बुरे स्लाइड स्ट्रक्चर की क्या पहचान है? सुना आपने, आवाज सुनी आप सब लोगों ने? ये जो आवाज अभी आई थी आप लोगों ने सुनी? सुन पाए थे आप लोग ये आवाज? नो मैम। नहीं सुनी थी? वो एक्चुअली आप ऐसे सुन भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये हमारे सिस्टम की आवाज है। पर ये देखा आपने कि डेटा ऐसे एक एक करके आ रहा था स्क्रीन पर, डू नॉट यूज ऐसे लिख रहा था, और हर बार
एक बम फटने की आवाज आ रही थी। तो एक पूरे स्लाइड स्ट्रक्चर की ये बहुत बड़ी पहचान है कि एनिमेशन लगाने में, देखिए होता क्या ना, एनिमेशन इफेक्ट जब हमें मिल जाते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम एनिमेशन इफेक्ट की भरमार कर देते हैं। मतलब ये लगता है अब तो बस पूरे हाथ में हमारे आसमान आ गए और जो मर्जी हो कीजिए, इतने सारे एनिमेशन इफेक्ट आखिरकार मिल ही क्यों रहे। तो पहली चीज तो देखिए, घरेलू किसी भी चीज के लिए आप बना रहे तो ठीक है, लेकिन अगर आप प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल बना रहे हैं तो पहले तो आप वाकई देखिए कि क्या इसको एनिमेशन इफेक्ट की जरूरत है। अगर है तो आप तभी उन्हें एनिमेशन को यूज करिए, और नहीं तो मत यूज कीजिए। और वो भी ऐसे एनिमेशन इफेक्ट्स जिनमें कोई साउंड लगाएं ही ना, और अगर लगाएं तो कम से कम ऐसी साउंड तो बिल्कुल ना लगाएं जो आपकी प्रेजेंटेशन में लोगों को डिस्ट्रैक्ट करे, उनका ध्यान डाइवर्ट कर दे। यदि अभी आप ये आवाज सुने होते तो आप सबका ध्यान कहीं और चला गया होता, कुछ लोग हंसना शुरू कर दिए होते कि ये क्या चला रही है मैम। तो एनिमेशन इफेक्ट्स और साउंड को लेकर के बहुत अलर्ट रहना होता है। सिंपल सिंपल एनिमेशन इफेक्ट लगाइए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल अजीबो गरीब से लगने लगे। अब मान लीजिए माहौल चल रहा है बहुत ही ज्यादा कुछ सीरियस, हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉफिट कैसे कमाएं, इस पैंडेमिक में क्या करें, कैसी सेल बढ़ाएं, क्या करें। इतने सीरियस टॉपिक में अगर हम बहुत ही अजीबो गरीब आवाज या अजीबो गरीब एनिमेशन इफेक्ट लगा देंगे तो अचानक से हंसी मजाक का माहौल बन जाएगा, और जितने भी लोग उस चीज के बारे में सोच रहे थे उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसे एनिमेशन इफेक्ट्स अप्लाई नहीं करने, ना तो एनिमेट करने के लिए, ना ही साउंड लगाने के लिए। डू नॉट गो ओवरबोर्ड विद द एनिमेशन का मतलब भी यही है कि हर तरह के एनिमेशन को इफेक्ट करने की, यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिल रहा है एंट्रेंस भी, एम्फेसिस भी, एग्जिट भी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लगाएं भी सब। ये तो जरूरत पर डिपेंड करता है। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में हाल तो एनिमेशन आपको चाहिए ही नहीं, लेकिन अगर चाहिए भी तो बहुत ही सिंपल से एनिमेशन, और हर प्रेजेंटेशन हर स्लाइड्स के ऊपर एक जैसा एनिमेशन लगाना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि हर स्लाइड में अलग तरह का एनिमेशन लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं है, नहीं लगा सकते। आप मास्टर व्यू में मत जाइए, डायरेक्ट आप एनिमेशन लगा दीजिए, हर स्लाइड पे अलग अलग एनिमेशन आ जाएगा, लेकिन वो आपकी प्रेजेंटेशन को एकदम बोगस बना देगा। क्योंकि प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस में इतनी ओवरबोर्डिंग नहीं होती है, मतलब इतनी भरमार नहीं कर देते आप एनिमेशंस की कि सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाए कि क्या करें यहाँ पर। तो ओवरबोर्डिंग नहीं करनी होती है। एंड जो एनिमेशन इफेक्ट हम यूज कर रहे हैं उसके साथ में कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मेंटेन रहने का मतलब ही यही है कि जैसा एक बार वैसे हर बार। तो इस तरीके की चीजें आपको ध्यान रखनी है। फॉन्ट्स को लेके हमें क्या बातें ध्यान रखनी है? सबसे पहली चीज तो साइज, कि कम से कम इतना पॉइंट साइज रखा जाए कि जहां भी प्रेजेंटेशन दी जाए, आगे बैठा हुआ व्यक्ति भी, सबसे आगे लाइन में फर्स्ट लाइन में बैठा हुआ या लास्ट लाइन में बैठा हुआ व्यक्ति भी उसे आराम से पढ़ सके। आगे बैठे हुए लोगों को जो आपकी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, साइज इतना बड़ा ना लगे कि उन्हें अनकंफर्टेबल फील हो, और पीछे जो बैठा है उसको पढ़ते समय इतना छोटा ना लगे कि वो सही से पढ़ ही ना पाए। तो ऐसा साइज रखिए जिसे आप कैसे भी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे 18 पॉइंट साइज जो है एक स्टैंडर्ड पॉइंट साइज होता है। हालांकि प्रेजेंटेशन देने से पहले हम इस चीज को पूरा निर्णय लेते हैं जब हम उस जगह जाते हैं और एक बार अपनी फेक प्रेजेंटेशन चला के देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें पता है कि हम अगर डेटा वहां लिख रहे हैं तो 18 पॉइंट साइज से ज्यादा लिखा जाएगा, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम 18 पॉइंट्स का साइज आप यूज करें, तभी आपकी स्लाइड में लिखे हुए डेटा को लोग पढ़ सकते हैं। जैसे ये इस स्लाइड में अगर आप देखें तो ये 18 पॉइंट साइज यूज हुआ है, तभी आप पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ पा रहे हैं। प्रेजेंटेशन देने से पहले आप एक बार वहां विजिट करते हैं जिस जगह पर, जिस वेन्यू पे आपको प्रेजेंटेशन देनी है, और आपको ये भी पता होता है कि आप 500 लोगों को प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो या 50 लोगों को, उसी के हिसाब से आपको स्क्रीन भी मिलती है। अब आजकल स्क्रीन छोटी तो कंप्यूटर में तो कोई चलाता नहीं है, इन चीजों के लिए क्या मिलते हैं? प्रोजेक्टर्स। तो प्रोजेक्टर्स वगैरह पे आप यूज करते हैं, तो आपको ये पता है कि 500 लोगों के कॉन्फ्रेंस हॉल में फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए 50 लोगों की मीटिंग है, सपोज आपके स्टाफ में है 48 लोग, और 2 लोग मान लीजिए आपके जो है जो मीटिंग के हेड है, तो टीम के हेड है, तो वो दोनों लोग एक मीटिंग कॉल कर रहे हैं और वो बाकी के लोग आ रहे हैं। तो इस तरीके से चीजों को ध्यान में रखते हुए फॉन्ट का साइज रखना है, ताकि पढ़ते समय किसी को प्रॉब्लम ना हो। इतना छोटा भी ना हो कि पढ़ ना पाए, और इतना बड़ा भी ना हो कि पढ़ते समय भद्दा लगे।
एक चीज ध्यान आपको रखनी है कि अगर एक स्लाइड में आप मेन पॉइंट और सब पॉइंट बना रहे हैं, यानी ये हमारा मेन पॉइंट है और ये इसका सब है, ये भी मेन है, ये भी मेन है, तो अगर हम सब पॉइंट और मेन पॉइंट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें जो है आपको मेन पॉइंट का जो साइज है वो सब पॉइंट के साइज से डिफर करता है। जैसे देखिए ये मेन पॉइंट है, ये थोड़ा बड़ा है, ये मेन पॉइंट है तो ये छोटा है। नेक्स्ट है यूज अ स्टैंडर्ड फॉन्ट लाइक टाइम्स न्यू रोमन और एरियल। प्रेजेंटेशन देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें पूरी की पूरी खिचड़ी पका दें। कुछ लोग कहते हैं अरे फॉन्ट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो फॉन्ट अच्छे से कर दो, इतना भी क्या सिंपल सिंपल लिखना। तो सही बात है, आप लिख सकते हैं, कैसे भी स्टाइलिश फॉन्ट लगा दें, लेकिन आप ये बात को भी ध्यान रखेंगे कि जो लोग आपकी प्रेजेंटेशन देखने आ रहे हैं वो लोग किस लिटरेसी लेवल के हैं। कुछ लोग शायद उसमें ऐसे हो कि जिनकी इंग्लिश बहुत ही बढ़िया है, तो वो तो आपके कैसे भी फॉन्ट में लिखा हो पढ़ लेंगे। पर कुछ लोग मान लीजिए आपके स्टाफ में ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश ही नहीं अच्छी है, वो एक एक अक्षर को मिला के तो वर्ड बनाते हैं, और स्टाइलिश अगर आप वर्ड देते तो शायद उसे वो ठीक से पढ़ ही ना पाए। तो इसलिए बहुत ही साधारण फॉन्ट्स यूज करने चाहिए, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन या एरियल फॉन्ट का यूज करके आप सिंपल सी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट, बुरे बैड स्ट्रक्चर फॉन्ट्स का क्या है, इतना छोटा भी आप फॉन्ट यूज करेंगे तो पढ़ने में दिक्कत होगी। इफ यू यूज अ स्मॉल फॉन्ट योर ऑडियंस वोंट बी एबल टू रीड व्हाट यू हैव रिटन। जो लोग आपकी प्रेजेंटेशन में आए हैं, यदि वो टेक्स्ट का साइज इतना छोटा है तो उसे पढ़ ही नहीं पाएंगे, और पढ़ नहीं पाएंगे तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आगे काम नहीं बनेगा। दूसरा यहाँ है कि कैपिटलाइज ओनली व्हेन नेसेसरी विच इज डिफिकल्ट टू रीड। प्रेजेंटेशन में जब आप स्लाइड में कुछ भी लिखते हैं तो आप कैपिटल लेटर की जरूरत आपको वैसे तो नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी कहीं कहीं होता है कि आपको कैपिटल लेटर चाहिए, तो कैपिटल लेटर भी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कहीं पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में डाल दें। कैपिटल लेटर हम तभी यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सब कुछ कैपिटल कर देते हैं तो लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम आ सकती है, और उसका कारण ये है एक्चुअली प्रोफेशनली अगर हम देखें तो कैपिटल लेटर का सीधा सीधा मतलब होता है कि हम सामने वाले से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल लेटर जो है आपके रूड बिहेवियर को इंडिकेट करते हैं। तो उसमें जो है आपको कैपिटल लेटर में तब तक नहीं लिखना जब तक आपसे कहा ना जाए, बाकी बिल्कुल सिंपल रखिए, और ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फॉन्ट तो बिल्कुल मत यूज करें जिसे लोगों को पढ़ने में समस्या हो। तो ये सब चीजें जो है फॉन्ट को लेकर के ध्यान रखनी है। अब फॉन्ट का कलर कैसे यूज करें, पहले तो हमें कलर यूज करना है कि ऐसा जो कि बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल भी मैच ना करता हो, कंट्रास्ट में ना हो। जैसे बैकग्राउंड अगर व्हाइट है तो ब्लू कलर का फॉन्ट अगर ब्लू कलर का फॉन्ट है यानी सफेद बैकग्राउंड पे ब्लू कलर से लिखा होगा तो पढ़ लेंगे, या अगर मेन और सब पॉइंट है तो लाइट ब्लू और डार्क ब्लू रखिए। और कहीं कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई ऐसा शब्द है कि पढ़ते समय आपको लग रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसका रंग चेंज कर सकते हैं। पर ऐसा बहुत ही रेयर होता है, हर वक्त नहीं कि आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो जहां गए वहां पर वो वर्ड आपने हाईलाइट कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते, इतना जो है जरूरत ही नहीं है ये सब करने की। अब कलर को लेके देखिए, ये भी कलर्स हैं पर ये कितने भद्दे लग रहे हैं। क्यों? पहला तो फॉन्ट जो है उसका कलर बैकग्राउंड की तरह है, बैकग्राउंड लाइट तो फॉन्ट लाइट। कुछ ज्यादा ही कलर लगा दिए तो ज्यादा कलर लगाने से डिस्ट्रैक्शन या एनिमेशन होता रहता है, डिस्ट्रैक्ट करता है और अनॉय करता है, मतलब आपको गुस्सा चढ़ता है बार बार कलर्स चेंज करते हुए देख करके, इतने कलर्स लगाना। ईच पॉइंट के लिए अलग अलग कलर से पॉइंट्स बनाए जाए, ये जो है मतलब हर पॉइंट को अलग अलग कलर से दिखाया जाता है। तो उसमें जो है यूजिंग अ डिफरेंट कलर फॉर सेकेंडरी प्रिंट इज ऑल्सो अननेसेसरी। मेन पॉइंट और सब पॉइंट को अलग अलग कलर से लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही कलर से आप पॉइंट रखिए, बस इसका साइज थोड़ा बड़ा रखिए और इसका साइज थोड़ा सा छोटा रखिए, और इतना ज्यादा तो करना ही नहीं है कलर को लेके। इतना क्रिएटिव तो होने की जरूरत ही नहीं है कि आपने हर अक्षर का, हर लेटर का कलर चेंज कर दिया। तो इससे क्या है कि आपने एक तो अपना टाइम बहुत बर्बाद किया, एक एक लेटर पे गए उसका कलर चेंज किया, और उसके बाद भी काम नहीं जो है मतलब इंप्रेशन जो आप बनाना चाहते थे वो इंप्रेशन नहीं बना, तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है एक तरीके से फेल प्रेजेंटेशन मानी जाएगी। अब इतनी गंदी और इतनी भद्दी बैकग्राउंड तो लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वाली बैकग्राउंड जो है ये बहुत ही ज्यादा मतलब पेपी है, मेसी है। ऐसी बैकग्राउंड जो है इतना डिस्ट्रैक्ट करती है कि उसमें लिखे हुए डेटा को हम कभी पढ़ने की हिम्मत ही नहीं करते।
तो ऐसी बैकग्राउंड हमें नहीं अप्लाई करनी है। नेक्स्ट, ऑलवेज बी कंसिस्टेंट विद द बैकग्राउंड दैट यू यूज। एक बैकग्राउंड जो आप यूज कर रहे हैं पूरी प्रेजेंटेशन में, उन सभी बैकग्राउंड्स को आप यूज करें, कंसिस्टेंसी को आप मेंटेन रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप अच्छे से अपना जो है कंसिस्टेंसी नहीं होती है, तो हर स्लाइड में मान लीजिए आप बैकग्राउंड एक जैसे दिखा रहे हैं, या मान लीजिए कुछ भी अपना एक चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही बोर फील हो जाएगी। और इस तरीके के इफेक्ट्स तो बिल्कुल ही नहीं लगाने। मतलब ये देख रहे हैं आप, पिक्चर आई और एक आवाज के साथ आई, अब जो लिखा है उसका इस पिक्चर के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे इफेक्ट्स नहीं डालने हैं कोई भी प्रेजेंटेशन में कि आपका जो कंटेंट लिखा हुआ उससे इमेज का कोई कनेक्शन बन ही ना पाए। ऐसे ही ग्राफ को लेकर के कि ग्राफ जो है वो आसान कर देते हैं डेटा को पढ़ने में। तो ग्राफ बहुत इजी और सिंपल होने चाहिए। जैसे कोई एक टेबल बनी है, ये इस टेबल पर अगर ग्राफ बन जाए तो काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये देखिए ग्राफ बना हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 मंथ का ग्राफ बना हुआ है, और बता रहा है कि ब्लू बेल को ब्लू कलर से शो किया गया, रेड बेल की सेल को रेड कलर से शो किया गया। तो अगर ये चीज हम देखेंगे भाई सबसे ज्यादा शो किसने किया है, तो ये कहाँ दिखेगा, ये हमको यहीं पर दिख जाएगा, क्योंकि इसकी हाइट इतनी ज्यादा और कंपैरिजन में यही वैल्यू बड़ी हो रही है। तो ऐसे में पता चल जाता है कि किस एम्प्लॉय ने किसकी सेल की है, या किस एम्प्लॉय किस मंथ में किस जो कौन से कलर हैं, ये कौन सी चीज को किसकी सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चल जाती हैं। इसी तरीके से एक और बार यहाँ बना करके दिखाया गया है, हालांकि ये बार बहुत ही कम यूज होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस चार्ट को पिछले चार्ट से कंपेयर करें तो आप देखें सबसे पहले यहाँ पे ये बार आ गई बन करके पतली पतली, तो ये नुकसान है, ये एक ऐसे मतलब लुक कर दिया चेंज हमारी प्रेजेंटेशन का। दूसरा, हम क्या चाहते थे कि कलर्स ऐसे इस्तेमाल किए जाएं जो कलर के साथ रिप्रेजेंट करें। जैसे अगर हमने कहा कि भाई हमें एक चीज ब्लू कलर की चाहिए, एक चीज रेड कलर की चाहिए, तो ब्लू कलर और रेड कलर जो है मतलब जो भी है अपना कलर जो भी लेना है, कलर के थ्रू ही हमें रिप्रेजेंट करना है। अब अगर हमें पता है कि ब्लू बॉल जो है येलो कलर से दिखाई जा रही है और रेड बॉल ग्रीन कलर से दिखाई जा रही है, तो एक बार तो पता चल जाएगा कि भाई रेड जो है वो ब्लू को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ येलो जो है वो आपको दिखा रहा है येलो बॉल को, और ग्रीन दिखा रहा है ब्लू बॉल को। तो ऐसे ही बताइए ये ग्रीन ब्लू बॉल का है, ये सब ब्लू बॉल की सेल दिखाना है, ये सब आपके रेड बॉल की सेल रेड बॉल की सेल दिखा रहे हैं। तो कलर्स से आइडेंटिकल नहीं हो रहा, छोटी छोटी ये कस्टम मास्टर लाइन आ गई, ग्रिड बहुत पतली हो गई, फिर चीजें सही से इंटरप्रेट नहीं हो पा रही। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अपना एक ऐसा यूज करेंगे चार्ट जो कि कलर की के साथ में रिप्रेजेंट करे और इजीली जो है हम उसको इंटरप्रेट कर सकें। ज्यादा ग्रिड लाइंस का मतलब है ये फॉन्ट इतना छोटा मत करिए, पढ़ नहीं सकते, कलर्स इलॉजिकल है, कलर्स का कोई रिलेशन नहीं है, टाइटल है ही नहीं, और शेडिंग जबरदस्ती दी गई है। अब स्पेलिंग और ग्रामर भी हमारी प्रेजेंटेशन का एक बहुत ही बड़ा कहते हैं कि रोल प्ले करता है, क्योंकि कई बार जानबूझ के या कई बार गलती से भी हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो अगर हमसे गलतियां हो रही हैं और हम चेक करना चाहते हैं कि स्पेलिंग ग्रामर की तो कोई गलती नहीं करी, तो अगर उसको करा भी है तो ये क्या करता है, फिर आपकी जो भी गलती है उसको जो है चेक कराया जाता है, और गलती जो भी है उसके बाद में उसको सही करने के लिए भी साधन दिया जाता है। तो इस तरीके से जो भी चीजें आप कह रहे हैं यहाँ पर वो आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि अगर जरा सी भी चीजें थोड़ा अजीबोगरीब हुई या अच्छी नहीं लगी तो उसी क्षण से लोग आपकी प्रेजेंटेशन को देखना छोड़ देंगे, और चाहे ग्राफ बनाओ या जो कुछ बना, अगर उन्हें दिक्कत आ रही है उसको समझने में, सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, तो फिर वो चार्ट पे काम कर कभी भी नहीं करेंगे। तो ग्रामर और स्पेलिंग को लेके बहुत ध्यान रखना है। स्पेलिंग मिस्टेक कभी कभी ऐसी हो जाती है कि दिख नहीं पाती, कभी कभी दो शब्द एक साथ लिख देते हैं, रिपीट हुए वर्ड्स, कई बार नहीं चेक करता। फिर अगर इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, आपको डर लगता है इंग्लिश से, तो किसी और कलीग से, अपने घर में किसी फैमिली मेंबर से, फ्रेंड सर्कल, किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि कैसे एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई जाए, उसमें किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए।
कंक्लूजन, जैसे हमने कहा था कि हर ऐसे में एक प्रस्तावना होता है, ऐसे ही लास्ट में क्या बोलते हैं उसको, उपसंहार होता है। कंक्लूजन इंग्लिश में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन जो ये बताता है कि हम अपना जो भी ऐसे हमने लिखा है वो किस मतलब चीज पर है, और उसका थोड़ा कंक्लूजन देते हैं, ब्रीफिंग नीचे भी करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक ब्रीफिंग करनी है कंक्लूजन के रूप में, और आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रीफिंग करें। क्यों? क्योंकि अंत में कहे गए शब्द को लोग सुनना पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कई बार ऐसा होता है ना, प्रेजेंटेशन चल रही है, मान लीजिए नेता जी भाषण दे रहे हैं, या मान लीजिए हम ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। अब हमने आके क्लास में कहा कि भाई चलिए स्टूडेंट्स आज हम आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे। अब बहुत सारे लोग थे जो मन लगा के पढ़ रहे हैं, पर कुछ ऐसे भी है जिनका मन लग ही नहीं रहा, उन्हें शायद नींद आ रही है, या उन्हें जो है अपना कुछ और वो सोच रहे थे, या कोई बीच में फोन कॉल आ गई जिसकी वजह से वो उठ गए। तो बीच में कई बार ऐसा होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन चलती है तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन जैसे आप लास्ट में कहते हैं कि हाँ भाई अब हम अंत पे आ रहे हैं, या हम ही कहते हैं कि चलिए अब प्रेजेंटेशन खत्म होने का समय आ गया, तो आप एकदम से फिर से एक्टिव हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। तो उस समय पर आपको जो है मेन पॉइंट्स अपने दोहराने हैं प्रेजेंटेशन के, और अगर आप कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं जो फ्यूचर एवेन्यू से रिलेटेड है, तो फ्यूचर एवेन्यू अपने एवेन्यूज पे भी बात कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। फिर अपनी प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे एंड करें कि लोग आप जो आपके प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, वो आपकी ऑडियंस जो है उनको आप कहिए कि आप वो अपना क्वेरी रखें, क्वेश्चन रखें, तो उनसे क्वेश्चन पूछिए। इसके अलावा फिर आप विजुअल एड भी ले सकते हैं पीरियड्स के दौरान। भाई जो क्वेश्चन का पीरियड चल रहा है, आप क्वेश्चन अगर लोगों से पूछेंगे तभी तो आपको ये पता चलेगा कि लोगों ने आपकी प्रेजेंटेशन को कितने ध्यान से सुना। तो हर प्रेजेंटेशन में एक क्वेश्चनर जरूर होना चाहिए जो पूरी प्रेजेंटेशन के ऊपर बेस्ड हो। 4-5 क्वेश्चन से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोग पूरे ध्यान से आपकी प्रेजेंटेशन सुन रहे थे, कितने लोग आपकी बात को सुन ही नहीं रहे थे। जैसे अभी हम आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आप सब सोचिए और बताइएगा हमें इसका जवाब कि हमने स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज कितना दिया था, बताइए। मैम 36 पॉइंट दिया था। और कोई? मैम 28 दिया होगा। आप 28 कह रही है तो 28 ही दिया होगा। और कोई बताइए? प्रिया आप बताइए, राघवेंद्र बताइए। कितना? 18। वेरी गुड, शाबाश, 18 दिया था। हमने बताया था कि वैसे तो साइज हमारे इस चीज पर डिपेंड करता है कि हम कितना लिख रहे हैं, लेकिन कम से कम इतना बड़ा लिखें कि लोग उसे आसानी से पढ़ सकें, और उसके लिए स्टैंडर्ड साइज था 18। 36 टाइटल के लिए बताया था, और 28 सब टाइटल के लिए या डेटा के लिए बताया था। तो आपको प्रेजेंटेशन में जब लास्ट में आप क्वेश्चन रखते हैं, तो क्वेश्चन रखने से आपको पता चल जाता है कि प्रेजेंटेशन में आप जब बोल रहे थे तो लोग कितना अलर्ट होकर आपकी बात को सुन रहे थे। यदि वो आपसे प्रश्न रखते हैं तो उन्हें उस प्रेजेंटेशन के दौरान जितने भी दिमाग में उनके क्वेश्चंस आ रहे थे, उन क्वेश्चंस के उनको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रेजेंटेशन का एब्रप्ट एंड नहीं होता। एब्रप्ट मतलब अचानक से ही प्रेजेंटेशन खत्म नहीं हो जाती। जैसे मान लीजिए कोई भी सॉन्ग शुरू होता है, कोई गाना गाता है अगर सिंगर, तो पूरे सुर लय ताल के साथ शुरू करता है, खत्म करता है तब भी तो पूरे सुर लय ताल के साथ खत्म करता है ना, एकदम से ही तो नहीं कि गाना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना इंप्रेसिव शुरुआत है उतनी ही इंप्रेसिव एंड भी होना चाहिए। तो ऐसे ही प्रेजेंटेशन में भी कि शुरुआत में भी चीजों को अच्छी तरह से रखिए, पूरे प्रेजेंटेशन में मेंटेन करिए, और लास्ट में भी इस बात का ध्यान रखिए कि जब प्रेजेंटेशन एंड हो तो एब्रप्ट एंड ना लगे, बहुत ही अच्छे तरीके से एंड होते हुए दिखाई दे। लास्ट में आप लोगों से कह सकते हैं कि भाई आप अपने अपने क्वेश्चन बताइए, अब आपके क्या क्वेश्चन है। इसके लिए क्वेश्चन पीरियड में विजुअल एड यूज कर सकते हैं, और अपनी प्रेजेंटेशन को एब्रप्ट एंड से आप बचा सकते हैं। तो ये सब बातें जो हैं अगर आप प्रेजेंटेशन की ध्यान में रखें तो आपकी प्रेजेंटेशन एक अच्छी प्रेजेंटेशन मानी जाएगी, और आप जो है उसमें बढ़िया से अपना कोई भी काम कर सकते हैं। इन सब चीजों का ध्यान आपको रखना होता है। आज हमने बता दिया आप लोगों को, अब ये आपको सोचना है कि हम इसमें ऐसा क्या करें कि ये सब चीजें हमारी बढ़िया दिखाई दे। तो ये प्रेजेंटेशन के लिए आपको जो है मेन हमारे पॉइंट्स यही थे कि हमारा प्रेजेंटेशन पैकेज खत्म हो गया है, और इसके साथ ही आपने MS ऑफिस खत्म कर लिया है। अगली क्लास जब भी आपकी होगी
क्योंकि अब जो है आप लोगों में से कुछ अपना बच्चों का बाइफर्केशन भी होगा, तो जैसी भी लिंक मिलेगा उस हिसाब से आप लोग अपना लिंक फॉलो कर लीजिएगा। MS ऑफिस के तीनों पैकेजेस आपके खत्म हो चुके हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, ma'am. ओके, बाय, टेक केयर। Thank you, ma'am. ओके,